आज हम लोग इंटरफेरेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जल्दी से रिवीजन करते हैं। व्हाट इज इंटरफेरेंस? व्हेन टू और मोर कोहेरेंट वेव्स एक्ट simultaneously at some point, modification of intensity of light takes place, and this phenomena is known as interference. इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का जो एक डिफरेंस पूछा जाता है, उसमें ये डेफिनेशन हमारा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बनेगी। इंटरफेरेंस के बाद जब डिफ्रैक्शन हम डिस्कस करेंगे तो उसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन हमारे इस पार्ट का आंसर होगी कि एक डिफरेंस इन दोनों में बताओ। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो हर पॉइंट एक सवाल रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जो पहला पॉइंट है दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम एक स्लिट लेते हैं और उस स्लिट को मोनोक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं। ये स्लिट है और ये मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ एमिट करने वाला लाइट सोर्स है। स्लिट को जब हम इस सोर्स से इल्यूमिनेट करते हैं तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस स्लिट एंड फॉल्स ऑन दीज टू स्लिट्स। तो ध्यान रखना है किस तरीके का वेव फ्रंट एमिट होता है स्लिट से, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जो S1 S2 पर गिरता है। इसके बाद यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, वो S1 से और S2 से चलकर इस स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट्स पर जब सुपर इम्पोज होती हैं तो कहीं हमको डार्क और कहीं हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती है, पैच मिलता है। वो इस बेसिस पर मिलता है कि जो पाथ ट्रैवल करके ये दोनों वेव्स उस पॉइंट पर पहुंच रही हैं, जो दोनों पाथ के बीच का डिफरेंस है और उसकी वजह से जो फेस का डिफरेंस है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करा रहा है या डिस्ट्रक्टिवली। मतलब इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस हमको इस स्क्रीन पर ठीक से मिले इसके लिए एक तो ये जरूरी है, S1 S2 स्लिट्स हैं, इन स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन दो स्लिट्स के डिस्टेंस से बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशंस हमको याद करनी है। दूसरा इसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस टू बी ऑब्जर्व्ड इट कि हमको कोहेरेंट सोर्सेज मिले। Essential condition for interference to be observed is that there should be sources coherent. And what are coherent sources? Those sources which have constant phase difference. प्री बोर्ड में मैंने जो कॉपीज करेक्ट की, I found that most of the children think that coherent sources are those sources which have zero phase difference. No, there can be phase difference, but it should not change with time. So please correct this answer. What are coherent sources? Those sources which have constant phase difference and the phase difference is not changing with time. जिस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां कंटिन्यूअसली वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें और जिस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे कंटिन्यूअसली वेव डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें। और कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज क्या कोहेरेंट सोर्सेज हो सकते हैं? आंसर इसका बहुत इंपॉर्टेंट कब आया है, इतने समय से नहीं पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से ये इस साल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हो सकते हैं? नो। जब पूछा जाता है व्हाई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट हैविंग दी स्पेसिफिक आंसर, ध्यान से समझो बेटा। बिकॉज लाइट एमिशन by individual atom is a random phenomena. If you can write only this line, then also examiner will take your answer to be complete and correct. No two independent sources, even they are exactly identical, can be coherent because light emission by an atom is a random phenomena. Light emission atom karta hai. So, when electron, which is excited due to some reason and goes to higher state, returns to lower state through any path randomly, no one can detect कि वो किस path से वापस आएगा, तो any path randomly electron selects to come from excited state to its original state, and hence when it is coming from excited state to ground state, it radiates pulse of light which is very random phenomena. So no two identical even sources can be independent sources. तो फिर coherent sources कैसे मिलते हैं? सेम सोर्स को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करके दो कोहेरेंट सोर्स बनाए जाते हैं। जैसे यहां किया गया है कि इस सोर्स से S1 S2 को इल्यूमिनेट किया गया है, तो जो भी चेंजेस S के किसी एटम में आएंगे वो दोनों ही शेयर करेंगे और इसलिए इनके बीच का फेज डिफरेंस जब स्क्रीन पर वेव्स पहुंचेंगी तो टाइम के साथ बदलेगा नहीं, पर फेज डिफरेंस हो सकता है। जीरो फेज डिफरेंस इस पॉइंट पर होगा क्योंकि दोनों रेज सेम पाथ ट्रेवल करके यहां पहुंचेंगी, तो क्योंकि पाथ में डिफरेंस नहीं होगा तो फेज में भी डिफरेंस नहीं होगा।
तो अब इसके बाद कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें। S1P और S2P के बीच का जो लेंथ यानी पाथ का डिफरेंस है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेज डिफरेंस एट P। ठीक है, तो ये दोनों जो स्लिट्स हैं ये बहुत पास हैं। कितनी पास है? ये भी बहुत ज्यादा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इतनी पास है। और ये डिस्टेंस कैसी है? कैपिटल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की, बहुत बड़ी। तो दो वेरी क्लोज सोर्सेस और ये बहुत दूर एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। तो देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो लगभग जीरो हो रहा है, टेंडिंग टू जीरो। मैंने बताया S1 S2 इससे भी बहुत पास होते हैं। तो S1 और S2P ये दोनों पैरेलल लाइंस मानी जा सकती हैं। अब अगर आप पैरेलल लाइंस के बीच ये जानना चाहो कि कौन सी लाइन बड़ी है और कितनी, तो हम क्या करते हैं, छोटी लाइन से लंबी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये जो लेंथ है यही इन दोनों के बीच की लेंथ का डिफरेंस है। एग्जैक्टली सेम हम यहाँ ज्योमेट्री यूज करेंगे, और इसलिए हमने पहले ही कहा कि दो कंडीशंस जो फ्रिंज विड्थ या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिफाइन करने के लिए होल्ड करनी चाहिए। उसमें पहला है कि कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द टू स्लिट्स मस्ट बी वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स स्मॉल डी। दूसरा, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव। तो हमने छोटी वाली लाइन से लंबी वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब ये जो दोनों रेज हैं ये लगभग कैसी हैं? पैरेलल। अगर ये लगभग पैरेलल, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि हम आइडियल सिचुएशन जो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट में होती है वो हम यहाँ नहीं दिखा रहे, हमें ज्योमेट्री के लिए बड़ा डायग्राम बनाना पड़ रहा है। तो ये दोनों रेज अगर बहुत छोटे एंगल पर मिल रही हैं और पैरेलल होने की कंडीशन को मैथमेटिकली सेटिस्फाई कर रही हैं, तो देखो अगर ये पॉइंट थीटा एन एंगल पर है तो ये 90 माइनस थीटा एन होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल 90 है। अच्छा, ये एंगल भी 90 है, ये देखो, तो ये थीटा एन होना चाहिए। यहाँ पर एनथ फ्रिंज बन रही है, ब्राइट है या डार्क है वो अभी हम देखेंगे। तो जब ये थीटा एन है तो छोटी लाइन से बड़ी पाथ पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उसकी वजह से ये जो पाथ डिफरेंस निकल के आ रहा है S2M, वो इस ट्राइंगल से देखो तो ये है आपका हाइपोटेनस और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो इसकी लेंथ हो जाएगी d sin थीटा एन। तो हमने लिखा S2P पाथ माइनस S1P इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस, और वो जियोमेट्रिकली d sin थीटा n के बराबर है। ठीक है, अब d sin थीटा n कितना है? अगर d sin थीटा n लेमडा वेवलेंथ जो यहाँ पर यूज हो रही है उसका इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी पाथ डिफरेंस अगर लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। लेकिन अगर ये d sin थीटा n पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 है तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एक डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है और उससे ही हम फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। 2023 में फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन नहीं आया है, न्यूमेरिकल आया है, एंड 2022 में भी। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल न्यूमेरिकल आने की फिर से पॉसिबिलिटी इक्वली है, लेकिन इस डेरिवेशन के आने की प्रोबेबिलिटी भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत है। तो इस डेरिवेशन को आप काफी इंपॉर्टेंस देकर चले। तो यहाँ देखो d sin थीटा अगर इस पॉइंट पर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा के बराबर है तो एक और कंडीशन यहाँ से अराइज होती है इस जियोमेट्री को यूज करके फ्रिंज विड्थ की एक्सप्रेशन निकालने के लिए, और वो क्या है? d sin थीटा बराबर n लेमडा, तो sin थीटा फॉर nth फ्रिंज विल बी n लेमडा अपॉन d। अब देखो अगर लेमडा d से बहुत बहुत छोटा हो तो sin थीटा n भी बहुत छोटा होगा और थीटा n भी बहुत छोटा होगा। तो ये दो कंडीशन हैं जो होल्ड करने पर ही हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मैथमेटिकल एनालिसिस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे दो कंडीशन पूछी जाती हैं तो एक है कैपिटल D इज मच मच लार्जर देन स्मॉल d, और दूसरा जो वेवलेंथ हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो स्लिट के बीच की डिस्टेंस से बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए, और होती भी है। तो अब एक बार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन देखते हुए फ्रिंज विड्थ के डेरिवेशन पर चलते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के डेफिनेशन में आपको ये मिल सकती है सेक्शन ए या बी में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज, आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन मिलनी चाहिए,
When two waves interfere such that path difference between them is integral multiple of lambda and phase difference between them is even multiple of pi, then resultant intensity on the screen will be maximum and the interference will be known as constructive interference. 2019 के बाद ये नहीं पूछा गया है, आप इसे काफी इंपॉर्टेंट समझिए, ये आपको पेपर में दिख सकता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर न्यूमेरिकल अगर आता है तो कैसे आता है, आपको I1 और I2 देंगे और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करने को कहेंगे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, दैट विल गिव यू मैक्सिमम इंटेंसिटी व्हेन पाथ डिफरेंस इज दिस मच एंड फेज डिफरेंस इज दिस मच। ठीक है, इसके बाद कभी कभी एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कि जो दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उनके एम्पलीट्यूड R1 R2 दिए हुए हैं और आपसे कहते हैं कि वो दो वेव्स अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ। तो यहाँ देखो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में और एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में बस एक जरा सा डिफरेंस है। इंटेंसिटी √I1 और √I2 का होल स्क्वायर है, जबकि अगर एम्पलीट्यूड न्यूमेरिकल में दिया हो तो आपको R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर करके मैक्सिमम रिजल्टेंट निकालना है। तो आइए अब आ जाते हैं फ्रिंज विड्थ के डेरिवेशन पर, एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे सारे डिस्कशन के लिए। अब हम फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन के लिए ये मानते हैं कि S1p और S2p के बीच का जो पाथ डिफरेंस है दैट इज, जो कि d sin थीटा n है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा। आप देख सकते हो कि कितनी बार ये डेरिवेशन पूछा गया है, लेकिन 21 के बाद नहीं पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से इस साल डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है काफी। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। अगर ये nth ब्राइट फ्रिंज है जो कि स्क्रीन पे P पॉइंट पे मिल रहा है, हम डायग्राम में देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि nth ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस को होना चाहिए n टाइम्स लेमडा। तो साइन थीटा n विल बी n टाइम्स लेमडा अपॉन d। तो ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट पे nth ब्राइट फ्रिंज मिल रही है और इससे थोड़ा पहले हमको n माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और इन दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी नोन एज कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस एज फ्रिंज विड्थ। तो पहले हम nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन चाहे एंगल के हिसाब से निकालें और चाहे इस सेंटर पॉइंट से स्क्रीन के डिस्टेंस के टर्म्स में निकालें, दोनों ही से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम दोनों का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे कि कितने सिमिलर हैं और कैसे याद रखें इनको। तो सेंटर से YN पोजीशन पर आपको nth फ्रिंज मिल रही है, एंगल के टर्म्स में थीटा n एंगल पर nth फ्रिंज मिल रही है, और जैसा कि हमने समझा कि साइन थीटा n इज इक्वल टू n लेमडा अपॉन d। ठीक है, अब साइन थीटा n कैन बी इक्वल टू टेन थीटा n, क्योंकि थीटा n बहुत छोटा है तो ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो हम साइन थीटा n को टेन थीटा n से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ टेन थीटा n बराबर हो गया n लेमडा अपॉन d। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो बेटा, n लेमडा क्या थी? n लेमडा ब्राइट फ्रिंज की पाथ डिफरेंस की कंडीशन थी। हम याद रखेंगे बराबर कि n लेमडा ब्राइट फ्रिंज की पाथ डिफरेंस थी। और अगर आपको सेंटर पॉइंट जहां पर कि दोनों S1 S2 से जो वेव्स हैं वो इक्वल लेंथ चलकर पहुंच रही हैं और इनके बीच का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों 0 है, तो nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हो गई n लेमडा अपॉन d, क्योंकि हमने tan थीटा n की जगह ट्रिग्नोमेट्री से इस शेडेड ट्राइंगल से रख दिया tan थीटा n बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस yn अपॉन d। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि S1 S2 इतना पास हैं और ये स्क्रीन इतनी दूर है कि ये जो रेज हैं ये बहुत छोटे एंगल पर मिल रही हैं और ये तीनों लाइंस हम पैरेलल ले सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन हुआ कि ये अगर थीटा n एंगल पर है तो ये तीनों पैरेलल होने की वजह से ये भी थीटा n एंगल पर होगा और ये भी थीटा n पर। तो साइन थीटा n टेन थीटा n से रिप्लेस किया क्योंकि थीटा n बहुत छोटा है, और फिर टेन थीटा बराबर yn अपॉन d रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमको nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन सेंटर ऑफ स्क्रीन से मिल गई। यहां बस इतना ध्यान रखो कि n लेमडा ये पाथ डिफरेंस था, तो पाथ डिफरेंस इनटू ये जो d अपॉन स्मॉल d एडिशनल टर्म है, तो आप कह सकते हो पाथ डिफरेंस इनटू d बाई d। पाथ डिफरेंस इसलिए कि अगर कोई तुमसे कहे कि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, तो आपको yn के इस एक्सप्रेशन में n की जगह 5 रख देना है। अगर कोई कहे सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज,
तो पोजीशन जानने के लिए सेंटर ऑफ स्क्रीन से आपको n की जगह बस 7 रख देना है। इसलिए मैंने कहा कि इस फॉर्मूले को जो nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन दे रहा है आप कैसे याद करोगे? पाथ डिफरेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज इनटू d अपॉन स्मॉल d। इसके बाद n माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, इससे ठीक पहले वाली ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन होगी उसमें आपको n माइनस फर्स्ट है तो n की जगह n माइनस 1 रख दो लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस इनटू d बाई डी। अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ होती है दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन, ये है फ्रिंज विड्थ। तो यहां तक की डिस्टेंस है yn और ये डिस्टेंस है yn माइनस 1। तो इस पोजीशन में से इस पोजीशन को आप माइनस कर दोगे तो आपको ये सेपरेशन यानी फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी, और यही हमने किया। तो देखिए फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू, जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो जब आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास केवल d लैम्डा अपॉन स्मॉल d मिलेगा। ये फ्रिंज विड्थ की जो फॉर्मूला है इससे न्यूमेरिकल बहुत दो फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल आपका हैंडल हो जाएगा। एक तो ये वाला पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज अगर है तो n लैम्डा d अपॉन d, और अगर nth डार्क फ्रिंज हो तो यहां पर पाथ डिफरेंस डार्क फ्रिंज वाला बस रिप्लेस कर देना है लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, और ये d बाई डी एज इट इज। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब 5 लैम्डा d बाई डी इज पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। लेकिन अगर फिफ्थ डार्क फ्रिंज कहेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 ऐसे लिखा जाता है 2 इंटू 5 माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये है ऑड मल्टीपल। तो फिफ्थ डार्क फ्रिंज में पाथ डिफरेंस n लैम्डा की जगह 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, d बाई डी वैसे ही रहेगा, और n की जगह आप अगर 5 रख दोगे तो फिफ्थ डार्क फ्रिंज या nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन आपको मिल जाएगी। न्यूमेरिकल में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर ये बात हमें समझ आ जाए तो न्यूमेरिकल चुटकियों में होगा। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये बड़े काम की चीज है। जो सेंटर पर वेव इंटरफेयर करेगी वो जीरो पाथ डिफरेंस पर मिलेगी और आपको जीरोथ ब्राइट फ्रिंज मिलेगी सेंटर पे हमेशा। लेकिन इसके ठीक बाद ब्राइट फ्रिंज के ठीक बाद लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस पर यहां से और यहां से जो वेव्स मिलेंगी, लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएगा और एक डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो हम कहेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज एट द पोजीशन पाथ डिफरेंस इनटू d बाई डी। पाथ डिफरेंस पहली डार्क फ्रिंज का लैम्डा बाई 2, इसीलिए मैंने कहा कि आप याद ही करो पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, पाथ डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज इनटू d बाई डी, और फर्स्ट डार्क फ्रिंज तब आपको मिलेगी जब लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हो। इसके ठीक बाद आपको पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। पहले ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस हो जाएगा n लैम्डा मतलब 1 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा d बाई डी। इसके बाद सेकंड ब्राइट फ्रिंज आपको तब मिलेगी जब पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा यानी 2 लैम्डा। तो पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट फ्रिंज कैसी हो जाएगी? पाथ डिफरेंस d बाई डी, 2 लैम्डा d बाई डी। और सेकंड डार्क फ्रिंज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, मतलब आप सेकंड डार्क फ्रिंज चाहते हैं तो n की जगह 2 रख दीजिए। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 लैम्डा बाई 2 यानी 3, 4 माइनस 1 3 आ गया, 3 लैम्डा बाई 2। सेकंड डार्क फ्रिंज तब मिलेगी जब 3 लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस पर वेव्स मिलेंगी। तो जब कभी पोजीशन आपको निकालनी हो तो बस आपको क्या याद रखना है? पाथ डिफरेंस इनटू d बाई डी। तो पहली ब्राइट फ्रिंज लैम्डा, दूसरी ब्राइट फ्रिंज 2 लैम्डा। डार्क फ्रिंज का पूछना है तो पहली डार्क फ्रिंज लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस, दूसरी डार्क फ्रिंज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 यानी 3 लैम्डा बाई 2। इसको ध्यान से देख लो, अगर ये तुम्हें याद रह जाए तो बहुत जल्दी आपका न्यूमेरिकल होगा और गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब ये कैसे यूज करेंगे अभी हम देखते हैं जितने क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। अच्छा, अगर सेंटर से डिस्टेंस yn ना पूछ के एंगुलर विड्थ पूछी जाए या एंगुलर पोजीशन ऑफ एन डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज पूछी जाए तो बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है बेटा कि पाथ डिफरेंस इनटू d बाई डी, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये पोजीशन देता है। कैपिटल D को हटा लैम्डा अपॉन स्मॉल d तो ये एंगुलर विड्थ देता है। तो एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज ध्यान करो, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d, ये है फ्रिंज विड्थ डिस्टेंस के टर्म्स में। लेकिन अगर एंगुलर विड्थ चाहिए तो बस कैपिटल D हटा देना है आपको, लैम्डा बाई डी, ये एंगुलर विड्थ हो जाएगी। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे काफी प्रोबेबल लग रहा है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखो ये है स्क्रीन और ये है स्क्रीन का सेंटर।
जो पहली डार्क फ्रिंज आपको मिलती है वो मिलती है λ/2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, अगर पोजीशन यहाँ से लेंथ आप ले रहे हैं, सेपरेशन ले रहे हैं, और कैपिटल D हटाएंगे तो आपको एंगुलर पोजीशन मिल जाएगी थीटा n के टर्म्स में। तो एक तो डार्क फ्रिंज पहली यहाँ मिलेगी, तो देखो ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां पर कि दोनों वेव्स जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, और उससे ठीक λ/2 सेपरेशन पर आपको पहली डार्क फ्रिंज मिल रही है। फिर 1 लैम्डा d/d पर आपको पहला ब्राइट मिल रहा है। फिर 3 λ/2 d/d पर आपको दूसरी डार्क फ्रिंज मिल रही है। देखो ये ग्राफ है इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मिनिमम। ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस है, और d/d आगे जोड़ दो तो ये सेंटर से इसकी पोजीशन हो गई। तो इस तरीके से ब्राइट और डार्क ग्राफ के टर्म्स में जब आप देते हैं तो इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ इंटरफेरेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में आया था लास्ट टाइम, और उसके बाद नहीं आया है, तो आप 24 के लिए इसे काफी इंपॉर्टेंट मानिए। अब देखो न्यूमेरिकल्स में हमने सब कुछ समझ लिया है, न्यूमेरिकल कितना आसान है, कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। सवाल देखो, कैपिटल D दिया है, स्मॉल d दिया है और लैम्डा दिया है। क्या पूछा? फ्रिंज विड्थ। आपको बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। बस केवल ये ध्यान रखना है कि सब जो यूनिट्स हैं वो एक जैसी हो। ये मीटर में है, इसको भी मीटर में बदल लीजिए, इसको भी मीटर में बदल लीजिए, नैनोमीटर में दिया था। लेकिन जहां सवाल आया 10th ब्राइट फ्रिंज, अब देखो अगर मुझको समझ लेने के बाद लिखना है तो मैं कहूंगी 10th ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितनी दूर है, ये जैसे ही पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? 10th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन के लिए आप सिंबल लोगे y ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज, और फिर आप फॉर्मूला कैसे याद करोगे? पाथ डिफरेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, 10th ब्राइट फ्रिंज, और आगे लगा दोगे d/d। 10th ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के हिसाब से हो गया 10 लैम्डा, और फिर d/d। अब देखो तुमने फ्रिंज विड्थ अभी अभी निकाली है, ये इस फॉर्मूले से, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और तुमको 10th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल गई। कितना इजी है, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाट इज पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स फॉर्मिंग 5th ब्राइट फ्रिंज? n लैम्डा 5 लैम्डा, खत्म। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन इसमें जो डायग्राम उन्होंने दे दिया उससे ये भी आसान हो गया, थोड़ा सा ट्रिकी होता अगर डायग्राम नहीं देते। उन्होंने कहा डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऑन 2 साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन 2 साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 1 मिलीमीटर। तो हमने मान लिया ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो इधर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी? लैम्डा d/d पोजीशन पर, और इधर कितनी नीचे मिलेगी? लैम्डा d/d। इसको लिख देते हैं, पहली ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा मतलब 1 लैम्डा d/d, और इतना ही नीचे लैम्डा d/d। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है, तो सेंटर से पहले ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन आएगी वो 1 मिलीमीटर का आधा आएगी। और ये डायग्राम दिया हुआ था कि स्लिट्स के बीच भी डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, इनके बीच भी डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। ये डायग्राम ऑलरेडी सवाल के साथ था, तो कुछ हमको टेंशन नहीं है। बस हमने कहा कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, पाथ डिफरेंस दैट इज n लैम्डा यानी 1 लैम्डा d/d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन 0.5 मिलीमीटर, मीटर में बदला। लैम्डा आपको पता करना है, कैपिटल D आपको 1 मीटर दिया हुआ है, और स्मॉल d भी आपको दिया हुआ है, बस कैलकुलेट कर ली, लैम्डा आ गया हमारा। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 6th ब्राइट फ्रिंज इज दिस मच, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स जिसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल d, वो दिया हुआ है। कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ एंड वेवलेंथ, दैट टू इन नैनोमीटर। अब इस क्वेश्चन को देखो, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 6th ब्राइट फ्रिंज इज गिवन, स्मॉल d इज गिवन, कैपिटल D इज गिवन, और फ्रिंज विड्थ और वेवलेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हमने 6th ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन 6 लैम्डा d/d, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन लैम्डा d/d, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसमें 6 लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया 5 लैम्डा और d/d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी आपने यहाँ से सीधे उठाकर, तो आपको लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर मिल गई, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली नैनोमीटर में ही पूछा है। और इसके बाद अगर आप देखें आपको फ्रिंज विड्थ कैसे मिलेगी, यही तो है फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। तो इस वैल्यूज को 5 से डिवाइड कर दो तो सीधे बीटा मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस d
from the slits S1, S2. If a screen is moved by this much distance towards the slits, then change in fringe width is this much. If distance between the slits small d is given, then calculate wavelength. यहाँ पे हमने माना कि ये स्लिट्स जो है और स्क्रीन वो कैपिटल डी डिस्टेंस पर है, तो इनिशियली जो फ्रिंज विड्थ है उसका फॉर्मूला हमने लगा दिया. इसके बाद जो स्क्रीन है वो स्लिट्स की तरफ इतना डिस्टेंस आगे बढ़ गई है, यहाँ तक ये वाला. तो अब इसमें से जितना डिस्टेंस ये आगे बढ़ गई है उतना माइनस कर दे तो नया जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू है वो हमें ये मिल जाएगा. तो जो रिजल्टेंट फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए वो फ्रिंज विड्थ हो जाएगी नई. अब जो स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है वो d माइनस दिस मच इनटू लैम्डा अपॉन d. इन दोनों के बीच का जो फ्रिंज विड्थ है, दोनों इनके बीच का जो डिफरेंस है वो दिया गया है. कैपिटल डी तो यहाँ कैंसिल ही हो जाएगा, वैल्यू रखनी नहीं पड़ेगी. और ये वैल्यू सॉल्व करो और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो. आई होप कि आप लोग वीडियो को पॉज करके जो पिछले 15 सालों में ये क्वेश्चंस पूछे गए, बल्कि 20 सालों में कह सकती हूँ, ये आप इतने ही क्वेश्चन अगर इंटरफेरेंस के कर लेंगे तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आपको इंटरफेरेंस से पूछे गए किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी. जितने ट्रिकी सवाल थे वो सब मैंने इन्वॉल्व कर लिए पिछले 20 ईयर्स में. 2011 में उन्होंने लैम्डा दिया. 10th ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट सम पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन. फिर उन्होंने कहा विच ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट द सेम पॉइंट पी इफ लैम्डा इज चेंज्ड फ्रॉम 700 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर. तो देखो मैंने 10th ब्राइट फ्रिंज की फॉर्मूला पहले लिखा, 10 लैम्डा पाथ डिफरेंस 10 लैम्डा डी बाई डी. ठीक. अब जब लैम्डा 700 है तो लैम्डा 1, जब 500 है तो लैम्डा 2. ठीक. मैंने कहा कि जो 10th ब्राइट फ्रिंज है उसकी पोजीशन और जो nth ब्राइट फ्रिंज है 500 लैम्डा के लिए उसकी पोजीशन सेम कह रहे हैं, तो मैंने एक्चुअली डिवाइड किया है. तो अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो. y10 अपॉन yn इज इक्वल टू d कैंसिल हो गया, स्मॉल d कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, और आपके पास आ गया 10 लैम्डा 1 अपॉन n लैम्डा 2. अब हमें पता है कि पोजीशन ऑफ 10th ब्राइट फ्रिंज फॉर 700 एंड पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फॉर 500 नैनोमीटर इज सेम. तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया. आप आराम से n की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो आती है 14th ब्राइट फ्रिंज. तो देखो अगर तुमको फॉर्मूला लर्न है और कॉन्सेप्ट वाला क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कोई मुश्किल है ही नहीं. इसके अलावा जैसे कि 2012 में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, लैम्डा दिया, डी दिया, कैपिटल डी दिया, स्मॉल डी पूछ लिया, बीटा की वैल्यू यानी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू दे दी है, आपको बस कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है. तो ये तो हमने सारे न्यूमेरिकल्स जो पॉसिबल अभी तक पूछे गए वो सब बात कर ली है हमने. जो डेरिवेशन है इंटरफेरेंस का बात कर ली है. अब केवल लॉजिकल क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस बचते हैं. और 23 में जो न्यूमेरिकल है वो जैसा अभी न्यूमेरिकल स्मॉल डी कैलकुलेट करने वाला मैंने देखा बताया, अभी सेम न्यूमेरिकल आया हुआ है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पर डिफर कर दी गई हैं. तो रीजनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं. एसेंशियल कंडीशन, कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन और क्यों दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते हम बात कर चुके हैं. अब आ जाते हैं इस फॉर्मूले पर जिससे सबसे ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है. डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज एंड स्क्रीन, वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ यूज्ड, और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस. अगर डी और लैम्डा डिक्रीज करोगे तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी, लेकिन अगर स्मॉल डी डिक्रीज करोगे यानी दोनों स्लिट्स को पास लाओगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी. इसके अलावा एक सवाल आता है कि यंग्स के पूरे apparatus को अगर आपने किसी लिक्विड में डुबो दिया या तो फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा, और ये कितनी बार पूछा गया है तो आप समझ सकते हो कि इस साल के लिए भी ये काफी प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है. तो हमेशा बच्चों ध्यान रखो, जब कभी भी आप पूरे apparatus को पानी में डालोगे तो जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करेगी. वेवलेंथ की नई वैल्यू एयर में वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड हो जाएगी. तो जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज करेगी. इसके अलावा जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि अगर स्लिट को, जो S1 S2 स्लिट्स हैं, उनकी विड्थ को बढ़ा दे तो क्या होगा. तो एक बहुत बारीक सी स्लिट होती है, बहुत बारीक. अगर आप उसकी विड्थ को थोड़ा भी बढ़ाते हैं देन इट स्लिट विल एक्ट एज ग्रुप ऑफ स्लिट्स, और तब हर स्लिट का अपना इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, और जो टोटल इफेक्ट आपको स्क्रीन पे मिलेगा दैट विल बी इनडिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न. और जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसमें व्हाइट लाइट अगर यूज कर ले इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेरी सिंपल, सेंटर फ्रिंज विल बी व्हाइट बिकॉज देयर पाथ डिफरेंस फॉर ऑल वेवलेंथ इज 0. तो वी विल हैव सेंटर ब्राइट फ्रिंज एज व्हाइट, बट सेंटर ब्राइट व्हाइट लाइट के दोनों तरफ आपको कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, because every wavelength will produce its own
इंटरफेरेंस पैटर्न वो सुपर इम्पोज करेंगे तो यहाँ पर आपको कलर्स दिखेंगे और यहाँ आपको कलर्स दिखेंगे। स्क्रीन के सेंटर पे आपको व्हाइट लाइट दिखेगी। इस 2 साल के बाद ये नहीं पूछा गया है तो ये भी शॉकिंग एलिमेंट की तरह आपको पेपर में मिल सकता है। आई होप कि इंटरफेरेंस पूरा मैंने कवर कर लिया है और ये आपको फायदा देगा। डिफ्रैक्शन भी जल्दी ही कवर करूंगी और सेमीकंडक्टर में डायोड का फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज, सारे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पूरी फिजिक्स के वो मैं एक साथ आपको, कि जब आपके पास 5 डेज का जो गैप बच रहा है, आप बस ये इंश्योर करो बच्चों कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ढूंढ के ला रही हूँ 20 साल के पैटर्न को स्टडी करके, आप उन्हें छोड़कर नहीं जाना पेपर में। परेशान मत होना कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं हो। सबसे पहला काम है, जो भी किसी ईयर में पूछा गया सवाल है वो नहीं छूटना चाहिए। आई होप कि मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम की तरह ही फीडबैक मिलेगा कि आपका थ्योरी पेपर बहुत अच्छा गया। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक्स।